नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइबर लॉज की। आखिर साइबर लॉज की क्यों जरूरत पड़ी? पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइबर थ्रेट्स देखे, तो साइबर लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है और कुछ बेसिक सी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। ये वीडियो भी सिलेबस का पार्ट है, कुछ सिलेबस को कवर करेगा जो एमबीए, बीबीए, बीसीए में पढ़ाया जा रहा है। और इसके अलावा आम जन भी इसको जान सकते हैं, जानने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। वैसे भी एक कहा गया है कि एक मॉडर्न थीफ जो है वो कंप्यूटर से ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है रादर देन की गन से। आज के जो टेररिस्ट हैं वो ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं कीबोर्ड से, ना कि बम से। तो कीबोर्ड इज मोर पावरफुल देन अ बम टुडे। तो लेट अस सी दैट व्हाट इज साइबर लॉ, व्हाट आर वेरियस साइबर लॉज। साइबर लॉ की आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ती? साइबर लॉ का मतलब ये हुआ है वो लॉज जो साइबर क्राइम्स को गवर्न करेंगे या उनको प्रोसिक्यूट करने में हेल्प करेंगे। देखिए, इंटरनेट ने हमारी लाइफ को पूरी तरीके बदल दिया है। अब हम लोग सुबह से शाम तक अपने डेली लाइफ के कई सारे काम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। जब हम इतना ज्यादा रियल लाइफ से ज्यादा वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो लॉज रियल लाइफ को गवर्न करने वाले थे वो एज इट इज वहां पे फॉलो नहीं होंगे। दूसरा एक बात यह है कि हम लोग पेपर से पेपरलेस वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो जो रियल वर्ल्ड के लॉज हैं वो एज इट इज रेप्लिकेट नहीं करे जा सकते थे वर्चुअल वर्ल्ड में। तो साइबर लॉ के लिए, साइबर वर्ल्ड के लिए अपने खुद के स्पेसिफिक लॉज और लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये तो नीड हो गई साइबर लॉ की। साइबर लॉ इज द लॉ गवर्निंग साइबर स्पेस। मतलब साइबर लॉ वो लॉ है जो साइबर स्पेस को गवर्न करता है। साइबर स्पेस क्या हुआ? साइबर स्पेस हुआ कंप्यूटर्स, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क, यूएसबी डिवाइसेस, डिस्क एक्सेट्रा। तो ये सारे जो साइबर स्पेस है, यानी कंप्यूटर हो गया, नेटवर्क हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, डिस्क, ये सारी चीजें साइबर स्पेस में आ गई। इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है ये भी, या स्मार्टफोन और जो दूसरे डिवाइसेस ऐसे हैं वो भी इसमें कवर करते हैं साइबर लॉ। अच्छा, साइबर लॉ क्या क्या करती है? एक तो ये बात करता है साइबर क्राइम से रिलेटेड, फिर डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी से रिलेटेड है ये। तो साइबर लॉ के अंतर्गत आप साइबर क्राइम की बात करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर की बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करेंगे और डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी की बात आप करेंगे। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा क्राइम जो आपने कंप्यूटर या टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से किया हुआ है। यहाँ पे सबसे गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी क्राइम, चाहे उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट हो या चाहे ऑब्जेक्ट, दोनों ही साइबर क्राइम है। यानी कंप्यूटर को एज ए टूल बना के कोई अगर किसी ने क्राइम करा वो भी साइबर क्राइम है, और कंप्यूटर पे कोई क्राइम करा तो वो भी साइबर क्राइम है। सो कंप्यूटर इज ईदर द ऑब्जेक्ट और द सब्जेक्ट ऑफ अ साइबर क्राइम। अच्छा, ये साइबर क्राइम हो कैसे कैसे सकता है? एक तो ये अगेंस्ट द पर्सन हो सकता है, यानी आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, आप एक पर्सन है और आपके अगेंस्ट उसने साइबर थेफ्ट कर ली, चोरी कर लिया आपका डेटा और उसका मिसयूज किया, आपकी प्राइवेसी को इंट्रूड किया या कुछ भी ऐसा। दूसरा, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जैसे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी की, वो किसी ने चुरा ली, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। और साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट की साइट्स को हैक कर लिया और कुछ उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, कुछ डेटा चुरा लिया या कुछ गलत डेटा डाल दिया, ठीक है, या उनकी साइट्स को ओवरलोड कर दिया, डॉस की, जैसे मैंने साइबर थ्रेट वाले में बताया था ना, डॉस, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, तो उस तरीके का करा तो वो भी एक तरीके का साइबर क्राइम अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो गया। इसको कर्व करने के लिए आईटी एक्ट आया 2000 में। आईटी एक्ट जो है ये प्राइमरी लॉ है जो साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को डील करता है, कॉमर्स को कवर करता है। साइबर क्राइम, जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर या इंटरनेट के थ्रू की जाने वाली क्रिमिनल एक्टिविटीज को हम साइबर क्राइम कहते हैं। और ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स है कोई भी खरीदारी, खरीदना, बेचना, गुड्स का या सर्विसेज का, यानी वस्तुओं का या सेवाओं का, या फंड्स का ट्रांसफर करना, डेटा का ट्रांसफर करना, पैसों का आदान प्रदान करना या जानकारी का आदान प्रदान करना इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क में और मोस्टली इंटरनेट के थ्रू। तो ये चीज जो आ जाती है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आ जाती है। सॉरी। आईटी एक्ट की प्रमुख बातें क्या है, क्या क्या हाइलाइट्स हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आईटी एक्ट 2000 की ये है
कि 9 मई को ये पास किया गया और 17 अक्टूबर 2000 को, 9 मई 2000 को पास किया और 17 अक्टूबर 2000 को ये इनैक्ट हुआ, यानी कि एनफोर्स हुआ। प्राइमरी पर्पस ये था कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को एक लीगल स्टेटस देगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बढ़ रहा था और ट्रेडिशनल कॉमर्स को जो लॉस गवर्न कर रहे थे उनसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को भी देखा जा रहा था उसी दृष्टि से। तो अब उसके लिए एक अलग से आपने उसको रिकॉग्निशन दिया, उसको एक लीगल तरीके से लेकर गए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को किस तरीके से कंडक्ट करना है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और उनको भरने की फैसिलिटी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स थे, जैसे आजकल हम लोग आईटी रिटर्न ऑनलाइन भर लेते हैं, काफी सारे रिजर्वेशन हैं जैसे रेलवे के या फ्लाइट्स के, वो या और जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली भर सकते हैं। तो ये सारी चीजें फैसिलिटेट करी हमें आईटी एक्ट 2000 ने। ये जो आईटी एक्ट था ये 13 चैप्टर्स में था, इसमें 94 सेक्शंस थे। इसमें उन्होंने साइबर क्राइम को डिफाइन किया, क्या क्या पेनल्टीज लगेंगी वो बताया, और साथ साथ ये भी प्रोविजन किया कि एक साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल रहे जहां पे इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको वो कवर करे और देखे। ये जो एक्ट है ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता था इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर को ये रिकॉग्नाइज करता था। ये मानता था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी एक लीगल एविडेंस हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कैप्चर करी गई हो, जिसका जरूरी नहीं कि कोई पेपर में रिकॉर्ड हो, यानी कोई भी मशीन रीडेबल रिकॉर्ड, ऐसा रिकॉर्ड जो किसी मशीन के द्वारा पढ़ा जाए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहते हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली एक तरीका है उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को सिक्योर करने का और उसको ऑथेंटिकेट करने का कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये इसी पर्टिकुलर पर्सन ने भेजा है। ठीक है, ये ईमेल हो सकती है, स्प्रेडशीट, टेक्स्ट फाइल है। अब वो जब भेजी जाती हैं तो डिजिटल सिग्नेचर से उसको ऑथेंटिकेट किया जाता है, यानी ये निर्धारित किया जाता है ये जो बंदा है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये सही सोर्स से आई है। आईटी एक्ट 2000 की कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे हम लोग आते हैं। देखिए, कई सारे ऐसे साइबर क्राइम्स हैं जिसको ये कवर करता है। जैसे अगर आपने किसी के कंप्यूटर की डिवाइस को या डॉक्यूमेंट्स को, कंप्यूटर में जो उसके स्टोर डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स हैं, अगर उसके साथ कोई छेड़खानी करी, कुछ खिलवाड़ करा, तो सेक्शन 65 आईटी एक्ट 2000 का है, जो आपको 3 साल कैद या 2 लाख रुपए के फाइन की का प्रोविजन करता है। अगर आपने किसी के सिस्टम को हैक करा है और ये प्रूव हो जाता है, या आपके सिस्टम को किसी ने हैक करा है और वो बंदा पे ये मतलब प्रूव हो जाता है कि उसने हैक किया है, तो सेक्शन 66 के तहत उसे 3 साल की कैद या 5 लाख रुपए तक का फाइन। 66 बी क्या है? चोरी का कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस खरीदना, तो 66 बी में आ जाएगा 3 साल की कैद या 1 लाख तक का फाइन। पब्लिशिंग इमेज कंटेनिंग ऑब्सीन एक्ट, अगर कोई अश्लील चित्र या वीडियो या इस तरह की कोई भी ऑब्सीन चीज को आप पब्लिश करते हैं, तो सेक्शन 67A के तहत आपको 7 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, तो आप ये सारे 65, 66, 66B और 67A के बारे में मैंने आपको बताया, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वो पेनल्टीज और किस कारण से वो पेनल्टीज लग सकती हैं वो बताया। ऑब्जेक्टिव क्या था आईटी एक्ट 2000 का? ऑब्जेक्टिव पहला तो यही था कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लीगल रिकॉग्निशन दिया जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करी जा सके, उनको इलेक्ट्रॉनिकली भरा जा सके। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स थे उनको एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत देखा जा सके। और फिर अब देखिए, जब ये लीगल एविडेंस बन गए ये रिकॉर्ड्स, तो जाहिर सी बात है कि अगर बैंक है या उससे रिलेटेड आरबीआई था, तो ये या इंडियन पीनल कोड था, तो इनमें जो जरूरी अमेंडमेंट्स थे वो सारे भी लाए गए। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। फिर क्या हुआ, 2008 में आईटी एक्ट में कुछ बदलाव किए गए, कुछ संशोधन किए गए, तो आईटी एक्ट 2008 अमेंडमेंट्स कहे जाते हैं। यहाँ पे दो चीजें और ऐड हुई इंपॉर्टेंट की। एक तो 66A आया, जो अगर आप ऑफेंसिव मैसेज शेयर करते हो, कुछ हिंसा या घृणा फैलाने वाले मैसेजेस शेयर करते हो, तो 66A के तहत आप पे कार्रवाई होगी। और दूसरा सेक्शन 69 आया जिसने अथॉरिटीज को ये ताकत दी कि वो बीच में इंटरसेप्ट कर सकते हैं, आपके उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप भेज रहे हैं तो जो अथॉरिटीज हैं वो उसको बीच में से डिक्रिप्ट कर सकती है, उसको रीड कर सकती है। तो ये पावर सेक्शन 69
ने दी आईटी एक्ट 2008 अमेंडमेंट के तहत, आईटी एक्ट 2008 के अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, आपको याद होगा एक वो कार्टूनिस्ट है अमीश त्रिवेदी या कुछ नाम था उनका, वो कानपुर से थे और उन्होंने पार्लियामेंट का कुछ कार्टून बनाया था, उसके तहत उन पे कार्रवाई हुई थी, वो ये 66A के तहत हुई थी। साइबर लॉ की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है आज के समय में? क्योंकि हम हाईली डिजिटलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं, सारे काम हमारा ज़्यादातर समय कंप्यूटर के थ्रू जा रहा है, कंप्यूटर्स में जा रहा है या इंटरनेट नेटवर्क पे हम लोग उपलब्ध हैं। तो ऐसे समय में जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा ना ले, अगर साइबर लॉ है तो वो एक तरीके से डेटरेंट के तौर पे काम करता है। कॉन्फिडेंशियल डेटा हमारा ज़्यादातर आज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपलब्ध है, तो उसका कोई मिसयूज ना कर पाए। गवर्नमेंट फॉर्म्स है जैसे आईटी रिटर्न है या और जो चीज़ें, वो सब हम इलेक्ट्रॉनिकली भर सकें। और क्रेडिट कार्ड वगैरह का यूज हम इतना ज्यादा कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो क्राइम्स है वो कम हो, इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है साइबर लॉ की। ज्यादातर लोग जो है वो ईमेल्स, एसएमएस, स्मार्टफोन से कम्युनिकेट कर रहे हैं। नॉन साइबर क्राइम्स जो है वहां पे भी जो एविडेंस है वो या तो रिकॉर्डिंग्स फोन में होती है उनकी, या डॉक्यूमेंट्स फोन में हो सकते हैं, या कंप्यूटर्स पे हो सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, पिक्चर्स लोग क्लिक करते हैं, तो वो एज एन एविडेंस काम आते हैं जो डिजिटल फॉर्म में है। और जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज हैं वो आजकल इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब पे डिपेंड है, तो ऐसे में साइबर लॉस का होना बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो यहीं पे हम लोग इसमें विराम लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, या srfprashant@gmail.com पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।